वास्तविक तर्कसंगत है और तर्कसंगत वास्तविक है। नैतिकता के 3 चरण इसने दिए: बाध्यता की अवस्था, अंतःप्रेरित अवस्था और व्यक्ति समाज के मध्य एकीकरण की अवस्था। व्यक्ति बनो और व्यक्ति का सम्मान करो, जीने के लिए मरना। हीगल का जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ। इसने अपना नैतिक विचार अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ राइट में दिया। इसने विचार को संपूर्ण सृष्टि का सार्थत्व माना, द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विचारों की प्रगति को स्वीकार किया। इसने समाज राज्य को साधन माना और कहता है कि व्यक्ति समाज में रहकर ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस तरह हीगल की नैतिकता आत्मपूर्णतावाद को स्वीकार करता है। यह आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवादी विचारक के सिर्फ 3 ये छोटी सी पहचान है कि वह उग्रवाद करेगा जो आदर्शवादी है, राज्य को साध्य मानेगा और व्यक्ति को साधन मानेगा कि व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। राज्य के लिए नैतिकता का चरण। हीगल ने माना कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं सब में कम या अधिक चेतना है। जड़ तत्व में सबसे कम और मनुष्य में सबसे ज़्यादा चेतना पाई जाती है। वह सबसे अधिक बुद्धिमान है और अपने विवेक का प्रयोग करके जीवन का नैतिक बना सकता है। हीगल नैतिकता के विकास के लिए 3 अवस्थाओं का स्वीकार करता है: बाध्यता की अवस्था, अंतःप्रेरित नैतिकता यानी संघर्ष और व्यक्ति समाज के मध्य एकीकरण की अवस्था। अब बात करेंगे बाध्य की अवस्था पर। नैतिक विकास के दृष्टिकोण से बाध्यता की अवस्था सबसे पहली अवस्था यानी निम्न अवस्था है, जहाँ व्यक्ति दंड के भय प्रलोभन से सामाजिक नियमों का पालन करता है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को डांटती है कि इस काम को नहीं करना तो वह नहीं करता, और बचपन में व्यक्ति सीखता है बाध्यता की अवस्था से। और क्लास में बच्चों को टीचर द्वारा डांटा जाना, तब वे अच्छे कार्य करते हैं यानी लिखते हैं, टिमला लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं। अगला नियम है अंतःप्रेरित नैतिकता। व्यक्ति अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है और यह पहली अवस्था से बेहतर अवस्था है, लेकिन पूर्ण नहीं है। जैसे कि आप 12वीं क्लास पास हुए तो उसके बाद माता पिता आपसे कह देते हैं कि भाई ये लो पैसा, आप पढ़ो लिखो, जैसे भी आपकी मर्जी भैया, जो चाहे करते हो। ये होगा अंतःप्रेरित। फिर आपकी इच्छा पर है। आत्मनिर्धारण है, आत्मचेतना आदि के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार समाज के नियमों का पालन करने लगता है, अपने उत्तरदायित्व को समझने लगता है। यह उच्च अवस्था नहीं है। बच्चे बड़े होकर विद्यार्थी स्वयं ही पढ़ने लगता है। एक बार पिता बोल देता है जैसा तुम्हें लगे करो, अब समझदार हो। तीसरी नैतिकता है व्यक्ति और समाज और एकीकरण की अवस्था। व्यक्ति समाज एकीकरण की अवस्था ये अंतिम अवस्था है, जहाँ व्यक्ति बुद्धि विवेक से अपना विकास कर लेता है, समाज के साथ पूर्ण तादात्म्य में स्थापित कर लेता है, सामाजिक कल्याण में अपना कल्याण खोजने लगता है, समाज विरोधी कार्य नहीं करता, समाज और व्यक्ति के मध्य अंतर समाप्त हो जाता है, सड़क पर पड़े पत्थर और गंदगी को हटा देना। यह हो गई व्यक्ति और समाज के मध्य एकीकता। मतलब उसे समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी रोड पर पड़े पत्थर को उठा कर घेर देता है। अलग साइड में किसी के पत्थर न लगे, तो समाज के प्रति नैतिकता। इस प्रकार हीगल नीति शास्त्र मीमांसा में राज्य समाज को सर्वोच्च स्थान देता है और द्वंद्वात्मक विधि से विचार नैतिकता के विकास की बात करता है, जिससे सार्वभौमिक परार्थवाद बनाता है। और उसके मानना है कि यदि कोई व्यक्ति समाज नियम प्राकृतिक नियम का पालन करता है तो यह उच्चतम विवेक की अभिव्यक्ति है। अगला इसका सिद्धांत था व्यक्ति बनो और व्यक्ति का सम्मान करो। व्यक्ति को व्यक्तित्व स्तर पर जाकर जीवन जिए और अपनी बुराई पर ध्यान दे, अच्छाई पर कार्य करे, किसी का अपमान न करे, विवेक का प्रयोग नहीं करेगा तो आप पशु हैं, जीवन जीने योग्य है। इसे जिए, अपनी वासना और नकारात्मक विचारों पर रोक लगाएं, कंट्रोल करें, तभी अच्छा हो जीवन जी सकते हैं। जिस काम को करने से दुख होता है, चाहे स्वयं को हो या दूसरे को, उस काम को न करें, वह गलत है। व्यक्ति बुद्धि और विवेक से वासना पर विजय पा सकता है। यही है व्यक्ति बनो और व्यक्ति का सम्मान करो। अगला नियम है जीने के लिए मरना।
शरीर की वासना को दबा देना, जैसे साधु और ऋषि आदि, उन्हें सर्दी गर्मी में कोई असर नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने इसको दिमाग से निकाल दिया है, वासना की इच्छा को दबा दिया है, अपनी आत्मा में नकारात्मकता पर वार करें, भौतिक सुख का त्याग करें, इच्छाओं का त्याग करें। जिस व्यक्ति को अपनी वासना इच्छा पर नियंत्रण नहीं, वह व्यक्ति बनने से दूर होता जा रहा है। इसे कहते हैं जीने के लिए मरना। व्यक्ति बनो और व्यक्ति का सम्मान करो, वो भी पीछे हमने पढ़ा है एक बार, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। यानी मनुष्य को अपने पूर्ण स्वतंत्र और व्यक्तित्व के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। साथ दूसरों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सभी शक्तियों के यथासंभव अधिकतम विकास का अधिकार है, किंतु यह दूसरों की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण में बाधक नहीं होना चाहिए। समाज के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण है। सामाजिक कल्याण के अनुरूप ही व्यक्ति को समस्त शक्तियों के विकास की आवश्यकता है। आचरण करके मनुष्य अपने स्वतंत्र एवं पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ दूसरों के व्यक्तित्व के विकास में भी समुचित योगदान और भागीदार बन सकता है। यानी आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको देखकर लोग दूसरे भी अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे। अधिकारी को चाहिए कि वह उचित कार्यशैली अपनाकर योजना को पूर्ण ढंग से लागू कर सकता है, जिससे पात्र नागरिकों को इसका लाभ मिले। वह व्यक्ति बनो और व्यक्ति का सम्मान करो को समझ चुका है। जीने के लिए मरना। हीगल से पहले ईसाई धर्म के उपदेशक प्राय प्रचार करते रहे, परंतु यह धर्म उपदेशक इस उक्ति का जो अर्थ मानते हैं, हीगल उससे अलग सोच विचार करता है। ईसाई आत्मा की रक्षा और उन्नति के लिए शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार रहे। हीगल यह धार्मिक अर्थ स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। विवेकपूर्ण जीवन जीना और अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करना पर तर्क देता है, अर्थात अपनी इच्छा वासना पर नियंत्रण करे, भौतिक सुख का त्याग करे। हीगल मानव जीवन में भावनापूर्ण बुद्धि दोनों को महत्व देता है। स्वाभाविक इच्छाओं और वासनाओं के पूर्ण दमन या विनाश के स्थान पर बुद्धि के नियंत्रण में ही उनकी तृप्ति को जाना जाना चाहिए। प्राकृतिक इच्छाओं का निषेध न करते हुए उनकी तर्कसंगत, बुद्धिसंगत एवं संयमपूर्ण तृप्ति को आवश्यकता को स्वीकार करता है। ऐसा मानव ही वास्तव में विवेकपूर्ण और बुद्धिमय जीवन व्यतीत कर सकता है, अर्थात वासना पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही उच्च मानव प्रस्तुत कर सकता है।